तीसरा जो है रिसर्च का फायदा ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम बहुत बार जो हमारी जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो शोध पे डिपेंड करती है। जो वैज्ञानिक है बहुत क्रिटिकल होते हैं, वो हमेशा सवाल पूछते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस को खोजते हैं, अपने मेथड को रिफाइन करते हैं, और उनका जो भी सिद्धांत होता है, जो भी उनके फैक्ट्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड होते हैं। तो आपको एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनाती है कि आप अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को साइंटिफिक ढंग से आप समझें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू इवैल्यूएट, कंपेयर, एनालाइज, क्रिटिक एंड सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन। तो जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो हमेशा तथ्यों को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं, और वो एजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं, और जो सही तथ्यों पर आधारित होता है उसको जो है वो उसी को वो मानते हैं। चौथा क्या है कि it helps one to become an authority, not only of research methodology, but also on particular topic. आप जब भी रिसर्च मेथड पढ़ते हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, कैसे डेटा कलेक्शन किया जाता है, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कैसे रिसर्च को डिजाइन किया जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए जो है faculty members जो है many colleges and universities urge their students to become involved in research such as class projects, independent research projects or faculty members research. By remaining active as researchers, professors engage in an ongoing learning process that keeps them at the forefront of their fields. That is, रिसर्च के माध्यम से वो अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज गेन करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और वो ज्ञान जो कि साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है। ये फायदे हैं रिसर्च मेथड पढ़ने के। अच्छा, जयकांत सर क्या करेंगे, वो सब ये वाला पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड ऑल? अभी तक तो कोई मैम आप भी पढ़ा ही दीजिए मैम, क्योंकि उनका तो मैम अभी नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कंडीशन कि वो पढ़ाएंगे अभी। वही चीज हम कह रहे हैं कि आप ही पढ़ा दीजिए मैम, और अगर वो पढ़ाएंगे तो ऐसे हम लोग का दोबारा हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कम से कम आप तो पढ़ा ही रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको हम बता देते हैं बस। ठीक है, एक मिनट जरा सा ये सिलेबस भेजो तो एक बार फिर हम देख ले, नहीं तो हम ना पहले यूनिट 2 करा लेते हैं अपना जो है, फिर उसके बाद यूनिट 1 कराते हैं। एक बार ऐसा सिलेबस भेजो तो मेरा भेजो फट से व्हाट्सएप पे। भेजो जल्दी मैम। जमीजा क्लास में है नहीं, तो जो भी है कोई भी तुम लोग में से कोई है हमारे व्हाट्सएप ये टाइम टेबल भेजो फट से, हमको तो खोजना पड़ेगा आगे। मैम यूनिट 2 में रिसर्च डिजाइन सिलेक्शन का प्रॉब्लम। नहीं, यूनिट नहीं, यूनिट 1 नहीं, हमको वो भेज दो बेटा व्हाट्सएप पे, हम फर्स्ट। अच्छा हम आ गया। क्या कौन सा पेपर भेजे? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भेजे हो भाई? नहीं, उसके नीचे है मैम। Nature of social phenomena, types of social research and scientific method. तो हम टाइप्स ऑफ सोशल फिनोमिना वगैरह तो हम उस तरह से जैसे सोशियोलॉजी वाले बताते उस तरह से तो हम लोग पढ़े नहीं है।
हम इसको देख लेंगे। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च और साइंटिफिक मेथड आज बता देते हैं, ठीक है, कितने तरह के शोध होते हैं और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। हम 5 मिनट का टाइम लेंगे, हमको कुछ स्लाइड्स दूसरे जगह से भी फिर लाना होगा। एक्सपेरिमेंटल होता है, मेजर ओरिएंटेशन या रिसर्च। तो जयकांत सर, अभी जयकांत सर की क्लास कब होती है जरा हमको बताना, तो कभी कदार हम उसको भी फिर एंगेज कर लेंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा फिर। फ्राइडे को 10 to 11 AM है, 10 to 12 है। एक क्लास है उनकी कि 2 क्लास है? 2 क्लास। इजी नहीं मिलती या तो दूसरे सिस्टम में होगी, तो हमको पता रहता तो उस हिसाब से हम ओरिएंट कर लेते हैं। नहीं है तो अभी हम 5 मिनट में टाइप्स ऑफ रिसर्च शुरू कर देते हैं।
शिट अभी मिल नहीं रहा, वो लग रहा दूसरे कंप्यूटर में है। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च से शुरू करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पता था तो हम उसको भी ये करके रखते हैं। जयकांत सर की अभी एक भी क्लास नहीं शुरू हुई होगी ना? क्यों? नो मैम। अंतिम ट्रायल और उसके बाद स्लाइड शेयर हो रहा है? यस मैम। चुके हैं, बढ़ चुके हैं। साइंटिफिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? ऑल्दो हम लोग का सोशल साइंसेस में प्योर साइंस की तरह नई मेथोडोलॉजी फॉलो होती है, बट स्टिल वी रिलाई ऑन साइंटिफिक मेथड। बताइए। क्या मैम एक और क्वेश्चन रिपीट करिएगा फिर से? साइंटिफिक मेथड से क्या समझ में आता है? साइंटिफिक अप्रोच के क्या फीचर्स होते हैं? मैम वो फैक्चुअल होते हैं सारे चीज और मैम वेरीफाइड होते हैं। हाँ बोलो। हम प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ उसके डाटा भी होंगे और जो एक्यूरेट होंगे रिसर्च। वो तर्क और तथ्यों के आधार पर बनाए गए होते हैं।
हाँ, तर्क और तथ्यों के आधार पर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। सो रिसर्च इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास प्योर साइंसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे जो है ऐसा लगता है कि दे आर मोर साइंटिफिक देन रिसर्च which involves social sciences. But still, social sciences में भी हम scientific methodology का rigor जो है हम उसको adopt करते हैं. So an area of studies scientific has little to do with the topic studied. Science का मतलब topic से नहीं होता है. Science किसी भी topic को अगर हम scientifically study करते हैं, scientific approach करते हैं, so हम ये कह सकते हैं कि वो discipline scientific in nature है. So an area of study is scientific has little to do with the topic it studies. Rather, the science is defined in terms of the approaches used to study the topic. Specifically, 3 criteria must be met for an investigation to be considered scientific. Scientific, systematic empiricism, public verification and solvability. इसको आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो है टॉपिक का अगर हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम ये तीनों मेथड यूज कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो स्टडी साइंटिफिक इन नेचर है. 4 कोर वैल्यूज हैं जिनको कि हर फील्ड्स पर अडॉप्ट करना चाहिए टू बी कंसीडर्ड एज साइंटिफिक इन नेचर. पहला है एक्यूरेसी, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा है स्केप्टिसिज्म और चौथा है ओपन माइंडेडनेस. एक्यूरेसी का मतलब एक साइंटिफिक के रूप में हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एज केयरफुल, प्रिसाइज एंड एरर फ्री मैनर एज पॉसिबल. हम जो भी सूचनाओं को इकट्ठा करें, उनका इवैल्यूएशन करें, बहुत केयरफुली होना चाहिए, बहुत परिशुद्ध होना चाहिए और उसमें कोई भी त्रुटि जहां तक संभव हो नहीं होनी चाहिए. दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. स्टडी में अध्ययन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए. मतलब a commitment to obtaining and evaluating such information in a manner that is free from bias as humanly as possible. तो दूसरा क्या है कि जो वैल्यू सिस्टम जो है, पहला एक्यूरेसी हुआ, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी हुआ, कि हम जो भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करें दैट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस. बायस इसमें नहीं होना चाहिए. तीसरा है स्केप्टिसिज्म का वैल्यू होना चाहिए. स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि अ कमिटमेंट टू एक्सेप्टिंग फाइंडिंग्स एज एक्यूरेट to the extent it has been verified over and over again. कोई भी किसी भी फाइंडिंग को हम एक्यूरेट तभी मानेंगे जब हम उसको बार बार वेरीफाई कर सके, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर सके. जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब बार बार हमको शोध करने के उपरांत एक ही परिणाम मिलता है तो हम ये कहते हैं कि ये एक लॉ बन जाता है. तो हमारा शोध का जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, वो ऐसा होना चाहिए जिस स्टडी को हम बार बार रिपीट कर सके, उसको वेरीफाई कर सके. और चौथा है ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए. मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में फिक्स्ड वैल्यूज बनी रहती है. आपने जो भी शोध किया उसकी फाइंडिंग उल्टी आई तो हमें जो फाइंडिंग साइंटिफिक मिली है हमको उसी को अडॉप्ट करना है, उसी को मानना है, डिस्पाइट ये कि हम जो सोचते हैं उससे वो फाइंडिंग कितनी विपरीत क्यों ना हो. तो हमको वही फाइंडिंग्स को स्वीकार करना है जो हमें साइंटिफिकली मिली है. तो साइंस को अगर हम डिफाइन करें
It is any body of organized knowledge which has been gathered through systematic methods of investigation. साइंस को ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्यों कह रहा है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्यों कह रहा है? कौन बताएगा? सही है? हम साइंस को ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक संगठित ज्ञान क्यों कह रहे हैं? मैम जैसा आपने कहा था एक्सपेरिमेंटल बेस होता है और एक ही सेम रिजल्ट देता है, क्योंकि वो ज्ञान उनको ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से प्राप्त होता है, जिसको हम बार बार वेरीफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जितनी भी बार मिलाओगे तो वो एक अप्रोप्रिएट उसमें तो वो पानी ही बनेगा। तो साइंस में वेरिफिएबिलिटी की क्वालिटी होती है। सो साइंस डील्स विद ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स दैट कैन बी सीन, heard, touched, measured, measured and recorded। तो साइंस एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल का मतलब क्या हुआ? अनुभवी। मींस साइंस डिपेंड्स ऑन वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। साइंस जो है वो ओपिनियन पे, आपके पूर्वाग्रह पे, जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा कि तथ्यों पे आधारित होता है। आपके वैल्यू सिस्टम में आप क्या सोचते हैं, कि आपका क्या बिलीफ है, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो परिणाम साइंटिफिकली मिले हम उन्हीं को मानेंगे, चाहे वो हमारे अवधारणाओं से कितना ही अपोजिट क्यों न हो। So science is empirical. It relies on verifiable observation, experimentation and experience, not on opinion, hunches, pet notions and private prejudices. So science is objective in its approaches and results. वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें कोई बायस नहीं होता है। साइंटिफिक स्टडी बहुत केयरफुली कंडक्ट की जाती है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। So it is important to remember that science is known by its methods, not by its subject matter. So science provides a carefully developed system for answering questions so that answers we get are as accurate and as complete as possible. और साइंस के जो दो पिलर्स हैं वो क्या है? लॉजिक और ऑब्जर्वेशन। तो both elements are essential to science and relate to three major aspects of social science enterprise: theory, data collection and data analysis। सोशल साइंस में हम जो भी स्टडी करते हैं वो सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसकी एनालिसिस करके रिपोर्ट करते हैं। So the two pillars of science, that is logic and observation, they are related to three major aspects of social science enterprise: theory, data collection and data analysis। हम साइकोलॉजी का थोड़ा सा एग्जांपल देंगे इस क्लास में कि साइकोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, केयरफुल डेटा कलेक्शन करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन करते हैं उसकी केयरफुल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। साइंटिफिक मेथड को अगर हमें याद करना हो तो उसके लिए एक नेमोनिक है, एक एब्रिविएशन है, दैट इज हाइपोथेसाइज,
भी हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, क्यों बनाते हैं। ऑपरेशनलाइज, हम जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी सटीक एग्जैक्ट डेफिनेशन स्टडी में आपको बतानी पड़ेगी। मेजरमेंट मींस कलेक्शन ऑफ डेटा, इवैल्यूएशन, रेप्लिकेट, रिवाइज एंड रिपोर्ट। अब अध्ययन जैसा आपने ऐसा बताया कि उसको हम बार बार दोहरा सके, बार बार उसको वैलिडेट कर सके और उसकी रिपोर्टिंग कर सके। तो ये साइंटिफिक मेथड के दीज आर द की फीचर्स हैं। वैज्ञानिक शोध के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी तभी हम उस शोध को साइंटिफिक कहेंगे। तो लिए ये सारी है: एम्पिरिकल एनालिसिस, पब्लिक वेरिफिकेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट, रेशनल एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अनुभविक एनालिसिस, एम्पिरिकल विश्लेषण की बात करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स ये बता रहा है कि आप कोई भी स्टडी करिए, इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट तो हम उस शोध को वैज्ञानिक मानेंगे। एम्पिरिकल एनालिसिस में वो डेटा कलेक्शन इंक्लूड होता है which is based on observation and experimentation with the goal of learning something. So important characteristic of empirical analysis is that it involves measurement or converting the observation into numbers. हम उसी नॉलेज को गेन करेंगे जो हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल कहता है आई बिलीव until I see it with my own eyes। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे, वो एम्पिरिसिस्ट है। तो एम्पिरिसिस्ट gains knowledge by seeing, tasting, smelling and touching। जो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वही जो है साइंटिफिक नॉलेज है। तो एम्पिरिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम जो भी मेजर करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्वांटिफिकेशन उसका करते हैं। सो एम्पिरिकल एनालिसिस में हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से डेटा को कलेक्शन करते हैं और जो भी डेटा मिलता है, जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। पहला क्या है, साइंटिफिक स्टडी, इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एनालिसिस। दूसरा है पब्लिक वेरिफिकेशन। पब्लिक वेरिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट फीचर है एम्पिरिकल रिसर्च का। पब्लिक वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने अपने शोध को अच्छे से संपादित किया है और जो रिपोर्ट किया उसमें एज इट इज चीजें सिलसिलेवार मेंशन है, कौन सा टूल यूज किया था या कौन सा मेथड था, क्या कंट्रोल किया था, कौन कौन से वेरिएबल थे, वेरिएबल का भी प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी हम लोग आप देखेंगे कि हम जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं तो हम ऑपरेशनल डेफिनेशन करते हैं। एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ। एक तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन होती है, जैसे पुरस्कार, कि पुरस्कार का परफॉर्मेंस पे, रिवार्ड का परफॉर्मेंस पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पुरस्कार, आपने अपनी स्टडी में पुरस्कार को कैसे डिफाइन किया? आप ये कह सकते हैं कि 4 सही टास्क करने पे पर्सन को एक चॉकलेट दी गई, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा है। तो इन दैट वे यू हैव डिफाइंड रिवार्ड इन योर स्टडी कि द रिवार्ड इज बेस्ड ऑन 4 करेक्ट रिस्पॉन्सेस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम जो भी हमने स्टडी कंडक्ट की है, अगर हम उसके फीचर्स को सिस्टमैटिकली हम डिफाइन करेंगे तो कोई भी हमारे प्रोसीजर को यूज करके हमारी स्टडी को दोबारा कंडक्ट करके और वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। सो पब्लिक वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि यूजिंग द सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, अगर हमें सेम आउटकम मिल रहे हैं, दिस इज द फीचर ऑफ साइंस।
कि हमारी फाइंडिंग और वैलिडेट हो रही है। सिद्धांत और थ्योरी कैसे बनते हैं? जब हमको बार बार वही परिणाम मिलते हैं तो वो जो है वो एक सिद्धांत या एक नियम में हम डेवलप हो जाता है। So public verification implies that anyone uses the same procedure should be able to observe the same general outcome. अगर हम बार बार रिपीट करते हैं स्टडी, बार बार हमको वही परिणाम मिलते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? सही है? मैम तो रिसर्च एक्यूरेट है और जो भी प्रोसीजर फॉलो किया गया वो भी सही है। सही, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जो भी परिणाम आपको मिले हैं वो एकदम सत्य है, वो संयोगवश नहीं है। और your ability to repeat or replicate experiments gives you greater confidence in the greater applicability of result. जितने आपके परिणाम परिशुद्ध होंगे, आप उनको हर तरह की सेटिंग उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो साइंस में ये भी जरूरी है कि कोई भी आपकी स्टडी को दोहरा सके एंड आपके रिजल्ट्स को वैलिडेट कर सके। तीसरा है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगेन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है डेटा कलेक्शन का। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? एंड ऑब्जर्वेशन दैट इज सिस्टमैटिक मींस आप मेथोडोलॉजिकल स्टेप बाय स्टेप में आप अपने ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करेंगे। The need for systematic and objective observations explain the importance of that scientists placed on proper research methods. For this reason, scientist क्या करता है? Recording करता है, clear, accurate report बनाता है. So careful records and clear, accurate reports they are the crucial parts of the science. तो जो observation है वो भी एकदम systematic होना चाहिए, proper recording, proper सारी चीजें होनी चाहिए। तो the overarching goal of observation is to examine a particular phenomena under as many relevant conditions as possible. हम natural conditions में या experimental condition में हम systematic observation करते हैं। बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक न्यूज से हम उनकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, क्या हो रहा है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उसका कारण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं व्हाई इट इज हैपनिंग। कुछ पढ़ा है कि शोध में कुछ चीजें नियंत्रित या वातावरण कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल से क्या मतलब हुआ और क्यों किया जाता है? कौन बताएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्यों? बताइए। Ma'am, to replicate the conditions under which the previous research has been followed, so that the findings may be comparable with them. तो वजहों से एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना जरूरी है, बिकॉज आप चाहते हैं कि जो आप कॉज एंड इफेक्ट, अभी आगे हम लोग आएंगे,
जो रिलेशनशिप आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको वही रिलेशनशिप के परिणाम मिले, ना कि किसी और वजह से। मींस आपका रिसर्च दूसरे दूसरे फैक्टर्स की वजह से कंटामिनेटेड ना हो, इसीलिए हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट नॉइजी ना हो, ठीक है, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए सभी रिस्पोंडेंट्स के लिए, और जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हैं बिफोर यूजिंग, आपकी मशीनरी या आपका इक्विपमेंट एकदम ठीक होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च इज कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। प्रिकॉशन सारे लिए जाते हैं कि कोई भी बाहरी तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर आपके रिजल्ट को इफेक्ट ना कर पाए। अगर मान लीजिए नॉइज का इफेक्ट पड़ता है आपके, तो रिसर्च शुड बी डन इन अ एनवायरनमेंट दैट इज साउंड प्रूफ हो, या एकदम शोर वहां पे ना हो। So in all forms of research, we attempt to exercise control of the environment in some way. We do this to ensure that the conditions in which we make our observations are consistent and can be replicated by other researchers who might wish to verify our findings. Suppose कोई medical research है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी, जैसे अभी हमने एक PhD कराई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे प्रेग्नेंट वुमेन की, तो उसने बहुत सारी चीजें कंट्रोल की। क्या कंट्रोल की? कि जो भी, जिसमें भी उनका डेटा कलेक्शन है, वो एनवायरनमेंट में ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन होनी चाहिए, उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल ही होना चाहिए, उनको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, वो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जो आपके कहीं ना कहीं स्टडी को प्रभावित कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि लैब में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल ज्यादा अच्छे से हो पाएगा इन कंपैरिजन टू फील्ड स्टडीज में। सो रिसर्चर्स control the environment to ensure that the conditions in which we make our observations are consistent and can be replicated by other researchers who might wish to verify our findings. फिर वही बात आती है कि वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या क्या बातें अपने शोध में ध्यान रखा, किन किन चीजों को नियंत्रित किया, अगर वो हम लिस्ट कर देंगे तो दूसरे रिसर्चर्स को हमारी फाइंडिंग को वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी। और लैबोरेटरी सेटिंग में जो रिसर्च होता है उसमें कंट्रोल आसान होता है, क्योंकि हम कई सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। और जिस तरह से फील्ड स्टडी में थोड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करने में, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाता है अगर हम फील्ड पे जाके कोई स्टडी करते हैं, जितना अच्छा लैब में हो जाता है। So this control helps to reduce the number of possible factors that might influence participants' behavior, thoughts and feelings. तो वो, और there are many cases in which direct control of the environment is not possible. कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ये जो हम साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि अगर हम एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारे रिसर्च प्रभावित हो जाएंगे। पाँच बजे तक कॉल करो, कोई लंबी थी। कितना चीज समझ में आया कि नहीं? लैब में क्यों कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है? जो रिसर्च करते हो तो नेचर पे बेस्ड है ना, मतलब किस तरीके का रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई फील्ड रिसर्च है तो उसके लिए और टाइप में देखेंगे ना, कुछ स्टडी को, कुछ रिसर्च को हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं जो लैब में किया जाता है, जो ज्यादा साइंटिफिक होता है। कुछ स्टडीज जो फील्ड में की जाती है उसको हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, बट नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब नॉन साइंटिफिक नहीं होता। तो कई तरह की कैटेगरी है रिसर्च की जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में स्टडी करेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे इतना बताना चाह रहे हैं
कि शोध मैम के इसके परिणाम। एग्जांपल में जैसे वैक्सीन पे जो रिसर्च हो रहा था वो तो एक लैब में ही होता है, फुल प्रूफ डस्ट प्रूफ होना चाहिए, ये सब साउंड प्रूफ। हाँ हाँ, एग्जांपल ले सकते हैं ना कैसा कैसे कह रहे हो? इसमें? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, उसमें तो जो भी टेस्टिंग किया जा रहा था मैम, एक्सपेरिमेंट किया जाता था, वो तो एक ऐसी जगह पे किया जा रहा होगा जहाँ पे साउंड प्रूफ हो, डस्ट प्रूफ हो, ऐसे करके। हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स जो कि कंट्रोल किए गए हैं, यही तो बताने की कोशिश करना है कि जो लैब में रिसर्च होते हैं उनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है बजाय इसके कि जो फील्ड में रिसर्च होते हैं। लेकिन फील्ड में भी और तो बहुत चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेचुरल फील्ड में हम जाके स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अपनी स्टडी को स्ट्रक्चर करके हम जो है फील्ड स्टडी में भी कुछ फैक्टर्स कंट्रोल कर पाने की कंडीशन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि बहुत बार अगर हम कोई वेरिएबल है, कोई फैक्टर है, उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस पे भी डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकली उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल दो तरह के कंट्रोल होता है। हम लोग आगे जब साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे ना तो हम उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम ये बताना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक जो स्टडी की रिक्वायरमेंट, वातावरण को नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके, क्योंकि हम सोशल रिसर्च में ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी लेवल पे, तो वो सारे फैक्टर्स जो पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को, थॉट को, फीलिंग्स को प्रभावित कर सकते हो, या आप क्या मतलब जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मेरा अध्ययन करना इतना ही उद्देश्य है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वेरिएबल बी का जो रिलेशनशिप है वो ए से, जो भी उसके अंदर चेंज आया है वो एक ही थ्रू होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे और तो अगर हम उनके इनकम को कंट्रोल नहीं कर पाए करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल ए की वजह से ही वेरिएबल बी में चेंज हुआ है। तो हम वातावरण के बहुत सारे पहलुओं को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक मेथड की रेशनल एक्सप्लेनेशन, तार्किक जो व्याख्या होती है। जैसे जो साइंटिफिक रिसर्च होंगे तो उनके के लिए बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है। जो अब मैम सोशल रिसर्च होता है, सोशल रिसर्च में जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या है कि कंट्रोल? नहीं, इसके लिए जो है ना, हम फिजिकल इन्वायरमेंट ही तो नहीं होता है, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि हम वो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप विमेन एम्पावरमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के वीमेन है, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशनल स्टेटस क्या है, रूरल है कि अर्बन है, एज रेंज क्या है, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अपनी स्टडी डिजाइन करने से पहले ये सारी चीजों को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि जो भी हमारी स्टडी हो उसमें कंसिस्टेंट हो और अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, तो हम दोनों में बताएंगे कि लैब की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम कौन कौन से कंट्रोल के मेथड्स यूज करते हैं, फील्ड स्टडी में कौन कौन से कंट्रोल के मेथड्स यूज करते हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट की स्टडी में भी आप कुछ देखना चाहेंगे कि कुछ वीमेन एम्पावरमेंट को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, जैसे उनको कितनी फ्रीडम दी गई है, उनको कितनी एजुकेशन है। तो हम हमारे जो सेलेक्टेड फैक्टर्स हम ये चाहेंगे कि उन्हीं मतलब वो जो रिलेशनशिप है वो उन्हीं फैक्टर्स की वजह से हो, दूसरे फैक्टर्स की वजह से ना हो। तो ये जो हम चाहते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ना हो उनके इफेक्ट को हम कंट्रोल करते हैं। बहुत बार हम रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, बहुत बार हम क्या करते हैं कि अगर एज का प्रभाव पड़ रहा है तो हम अपनी स्टडी में जितने भी ग्रुप ले रहे हैं सब में एज का इफेक्ट कांस्टेंट कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंसी एलिमिनेशन बहुत तरह के मेथड है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। फिलहाल बस इतना जान लेना है कि इन्वायरमेंट को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि वो सारे फैक्टर्स, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट के हो, चाहे पार्टिसिपेंट से रिलेटेड हो,
चाहे आप जो टास्क दे रहे हैं उससे रिलेटेड हो, ये सारे वेरिएबल्स कंट्रोल होने चाहिए जो आपके स्टडी को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। खाली फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट से भी रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, उसका एज है, सेक्स है, बैकग्राउंड है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, सारी चीजें मतलब हो सकती हैं, तो उनके इफेक्ट को भी हम कंट्रोल करते हैं। और बहुत बार जैसे एक एग्जांपल, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट का ही आपने जो एग्जांपल दिया, जैसे उसी में हम समझा देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पावरमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, तो हमने जो भी पार्टिसिपेंट्स किया उसमें वैरीड एजुकेशनल स्टेटस की थी, तो हम क्या करेंगे कि एजुकेशन के इफेक्ट को भी हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। भाई अगर हमने ले लिया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन है तो उसको 1 कोड दे दिया, इंटरमीडिएट है तो 2 दे दिया, ग्रेजुएशन है तो 3 दे दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड है तो उनको 4 दे दिया। दिस इज 1 2 3 4 हमने कोडिंग कर दी। रिग्रेशन में हम लोग यही करते हैं और इससे उनके इफेक्ट को हम हटा देते हैं। तो जब इनका इफेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, चाहे मेथोडोलॉजी से चाहे स्टैटिस्टिक्स से, दोनों तरह के कंट्रोल हम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो भी परिणाम मिलेगा वो हमें परेशान। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर, पार्टिसिपेंट से रिलेटेड फैक्टर, आपकी जो मेथोडोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो फैक्टर, हम जो अननेसेसरी जो न्यूसेंस फैक्टर है हम उनको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज रेशनल एक्सप्लेनेशन। रेशनल एक्सप्लेनेशन refers to 2 basic assumptions of science. सबसे पहला क्या है कि behavior is determined. A behavior follows a lawful pattern that can be identified. तो साइंस में हम क्या करते हैं, लॉजिकल लिंक तलाश करने की कोशिश करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या है, वो फैक्टर है जिसको कि अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी स्टडी में रिसर्चर घटा बढ़ा रहा है और उसका प्रभाव जिस पे देखना चाह रहा है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। एक एग्जांपल देते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रिवार्ड का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर रिवार्ड दिया जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो रिवार्ड को हम इस स्टडी को हम कैसे कंडक्ट करेंगे। सपोज हमने बच्चों पे करना है तो हमने बच्चों के 2 ग्रुप ले लिए, एक ग्रुप को रिवार्ड दिया, एक ग्रुप को रिवार्ड नहीं दिया। जिस ग्रुप को रिवार्ड दिया अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि रिवार्ड का पॉजिटिव इफेक्ट है। इन बच्चों को नहीं दिया गया, सपोज उनका मीन परफॉर्मेंस स्कोर कम हो गया, तो हम लॉजिकल लिंक तलाश करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो हम यहाँ पे कैसे रिपोर्ट करेंगे कि बच्चों में परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट का कॉज क्या है, दैट कॉज वाज गिविंग रिवार्ड। तो जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो लॉजिकल होता है, हम क्लियर लॉजिकल लिंक बताते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या है, जिस फैक्टर को हमने घटाया बढ़ाया इंट्रोड्यूस किया, दैट कॉज इज स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस पे प्रभाव देखा परफॉर्मेंस, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और परतंत्र चर या आश्रित चर। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लॉजिकल होते हैं, हम किन चीज की चेंज की वजह से किसमें क्या चेंज हो रहा है ये एक्सप्लेनेशन हम क्लियर करते हैं। और तो एक्सप्लेनेशन रेशनल नहीं होते हैं, उनको हम साइंटिफिक नहीं मानते हैं। और रेशनल एक्सप्लेनेशन से जुड़ा एक दूसरा फीचर ये है कि कोई भी रिसर्चर आपके एक्सप्लेनेशन को एम्पिरिकली टेस्ट कर सकता है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे हमारे एग्जांपल में पुरस्कार का इफेक्ट अच्छा पड़ा, तो अगर आपकी स्टडी का पूरा मेथड क्लियर है तो कोई भी रिसर्चर आपके एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई कर सकता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम कॉज और इफेक्ट के टर्म्स में क्या चीज में चेंज हुआ जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज हुआ, हम इस लॉजिकल लिंक में वेरिएबल ए कॉजेस वेरिएबल बी और वेरिएबल ए इन्फ्लुएंसेस वेरिएबल बी, तो इस लॉजिकल लिंक में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम पहले कॉज बताते हैं और कॉज का क्या इफेक्ट पड़ा ये बताते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं? तो हमारा एक्सप्लेनेशन जो है वो रेशनल होता है।
ये साइंटिफिक स्टडी की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने परिणामों को तार्किक रूप से तर्कसंगत व्याख्या कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल असम्पशन है। पार्सिमोनी का मतलब सरल या सिंप्लिसिटी होता है। In the present context, a scientific conclusion or explanation is parsimonious if it makes relatively few assumptions and does not refer to unobservable causes and refer to specific causes. So, the principle of parsimony holds that we should use the simplest explanation possible to account for a given phenomenon. पार्सिमोनियस एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब हुआ कि हम जो भी हमें परिणाम मिली उसकी एकदम सरल एक्यूरेट व्याख्या करें। मतलब जो वाकई में जो कारण है, जो कॉज है, जो इफेक्ट कर रहा है, वही कॉज बताएं। ऐसे कॉजेस को ना बताएं जो कि उस बिहेवियर में चेंज की कॉज नहीं है। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि वेरिएबल बी में चेंज का कॉज वेरिएबल ए है, कुछ और कोई और फैक्टर नहीं है। तो हम अपने तथ्यों की सरलतम व्याख्या करें, ये प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी कहता है कि हम स्पेसिफिक कॉजेस पे ऐसे कॉजेस के तहत व्याख्या करें जो कि क्लियर है, ऑब्जर्वेबल है, ना कि दूसरे और फैक्टर्स जो कि उस वेरिएबल में इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, हमारी जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं वो अस्थायी या टेंटेटिव होते हैं। Researchers recognize that their explanations must be revised in the face of additional research. No single study can account for all the possible explanation of results. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि दूसरे जो रिसर्चर है आपके एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई भी कर सके, रिवाइज भी कर सके, क्योंकि एक सिंगल स्टडी में आप सारे कारणों की को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि योर एक्सप्लेनेशंस कैन बी रिवाइज्ड इन द फेस ऑफ एडिशनल रिसर्च। और दूसरे लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आपके एक्सप्लेनेशन के रिवीजन की चांसेस होनी चाहिए। और जैसा कि हर डिसिप्लिन में आप देखेंगे कि रिसर्चर्स आर कंटीन्यूअसली रिवाइजिंग देयर एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई थिंग्स वर्क द वे दे डू। मेडिकल रिसर्च में लीजिए कितने अल्टरनेटिव कारण आ रहे हैं, कितने अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं कंटीन्यूअसली। किसी एक बीमारी के लिए भी कभी कुछ कहा जाता है, फिर कोई नई रिसर्च आती है तो कुछ कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे एक हम अभी पढ़ रहे थे उसमें एक जगह लिखा था कि 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। फिर उसमें ये है कि उसमें ये भी दिया है कि 8 to 10 से कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स है रिसर्चर उनको लगातार एग्जिस्टिंग नए रिसर्च कर रहे हैं और नए रिसर्च की लाइट में वो एक्सप्लेनेशंस रिवाइज हो रहे हैं। तो ये भी एक साइंस का एक रिक्वायरमेंट है कि रिसर्चर्स should recognize that their explanations must be revised in the face of additional research. और ये सारी बातें तभी हो सकती है जब हमारा जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट किया है वो सिस्टमैटिक है, क्रमबद्ध है, सारे प्रोसीजर क्लियर है, सारे स्टेप क्लियर है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हमने कंट्रोल किया है, अपना जो भी जिन कॉजेस की स्टडी की है, जो वेरिएबल्स हमने मैनिपुलेट किया है, घटाया बढ़ाया, कैसे क्या किया है, single every step is written in the report. Change क्यों होते हैं? Because the change occurs because each study adds new information. हर अध्ययन एक नई सूचना देता है. So some new information may confirm what we already know,
and so we continue to use the theory to explain the phenomena we study. कुछ सूचना हम जानते हैं, उनकी सहायता से हम अपनी स्टडी की फाइंडिंग को कंफर्म करते हैं, और जो नई इंफॉर्मेशन है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं थ्योरी या कोई जो भी लॉ है दैट कैन नॉट अकाउंट फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स, तो उस कंडीशन में उसको रिवाइज करना चाहिए. सो researchers recognize that as new data are collected, they may have to revise their explanations or develop new explanations. तो नई स्टडी, नए तरीके का डेटा, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है रिसर्चर को कि टू रिवाइज देयर एक्सप्लेनेशन या नए एक्सप्लेनेशन को डेवलप करें. और अंतिम जो साइंटिफिक रिक्वायरमेंट है इज सॉल्वेबल प्रॉब्लम. हम भी समस्याओं को, उन्हीं एरिया को, उन्हीं टॉपिक को साइंस में स्टडी करते हैं जिनका कि समाधान हो सके. हमारे पास जो भी मेथड है, जो भी अवेलेबल मशीन्स है, जो भी टूल्स है, जो भी टेक्निक है, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन का जो टॉपिक है, उसमें हम डेटा कलेक्शन कर सके और अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक्स की सहायता से उसका समाधान कर सके, तो जो साइंस है इट एड्रेसेस ओनली टू सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. ऐसी समस्याएं जैसे जो स्यूडो नेचर की है या कुछ इस तरह की है जिनका समाधान नहीं किया जा सकता है, उसको हम साइंटिफिक नहीं मानते. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन, हम एक्सपेरिमेंटेशन कैसे करते हैं, ये प्रयोग के स्टेप्स हैं. सोशल साइंसेस में हमने साइकोलॉजी का ही मेन एग्जांपल दिया, लेकिन ये सभी पे एप्लीकेबल है कि आप सोशल साइंस की किसी भी डिसिप्लिन में जब प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो ये सारे मेथड्स को ये अभी हम एक एग्जांपल देंगे नेक्स्ट क्लास में. तो ये हम अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. आई होप कि क्लियर हो रहा होगा. हमने जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे साइंटिफिक स्टडी के रिक्वायरमेंट्स हैं. ये सारी बातें होंगी तभी आपकी स्टडी साइंटिफिक कहलाएगी. तो ये सारे प्रिंसिपल्स का होना बहुत जरूरी है. अब एग्जैक्टली हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ये हम अगली क्लास में, ये सारे स्टेप्स हैं. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, हम कैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का कंट्रोल करते हैं. तो ये साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड देखेंगे, प्लस क्योंकि नेचर ऑफ साइंस बताया है तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पहले बता देंगे, और उसके बाद जो है these are the main types of research. Types of research को हम कई तरह से कैटेगराइज करा सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, इंक्वायरी, और इनके आधार पर जो है ये चार्ट है, और इसमें हम 2 या 3 क्लास में इसको खत्म करेंगे. तो रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, कई तरह के ये सारे रिसर्च है. इनको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या अंतर होता है. आई होप कि क्लियर हो रहा होगा. तो अगली क्लास में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारे रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है? यस मैम. एक क्वेश्चन मैम, हम लोग फ्यूचर में हम लोग का एक्सपेरिमेंट कैसे, रिसर्च में कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम नेट का एग्जाम दे नहीं सकते इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो अगर नहीं, हमने हमारा बेटा क्वेश्चन नहीं समझ पाया, क्या कहना चाह रहे हो. हम फर्दर स्टडी में हम लोग रिसर्च कैसे कर पाएंगे, हम लोग का सब्जेक्ट से कोई नेट का एग्जाम है नहीं, हम लोग एलिजिबल भी नहीं होंगे, तो पीएचडी इस पे कोई नहीं, अलाइड में नहीं है. कुछ ना कुछ होगा जरूर. यार पहले ठीक से पता करो. आपको आइडिया है? हमको कोई आइडिया नहीं है. वैसे बच्चे कह रहे थे कि रूरल मैनेजमेंट में शायद अभी नेट वो सब कुछ निकला है, क्या है मेन डिसिप्लिन में है क्या. हमको बेटा इतनी आइडिया नहीं है उसकी.
एक काम तुम लोग ये कर सकते हो ना कि अलाइड डिसिप्लिन में टाई अप करके कर सकते हो, ओके ये हो सकता है। हाँ